पीडब्ल्यू के रिसोर्सेज, डीपीपी और जो प्रैक्टिस बुक मिलती है हमें, वो तो मस्त है। तो आपकी तरफ से उस बच्चे को क्या एडवाइस रहेगी कि एक मिस्टेक जो आपने करी है बट वो ना करे, कोई ऐसी टिप जो आप उनको देना चाहोगे कैसे आप अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके चल सकते हो? 11th के अंदर एसी से स्टार्ट करना या तो बहुत जल्दी हो जाएगा या मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, आप उनको क्या कहना चाहोगे? वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 3 to 5 years? क्या गोल है आपके, क्या अचीव करना चाहते हो दोस्त? हाँ जी, स्वागत है भाई आप सब लोगों का आज के इस वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो में आपके लिए हमें बहुत ही स्पेशल गेस्ट को लेकर के आए हैं। हमारे पीडब्ल्यू के एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट हैं भावेश अग्रवाल। आज उनके साथ में हम लोग थोड़ी बातचीत करेंगे। भावेश सिर्फ 17 ईयर्स के हैं, वो अभी 12th की पढ़ाई कर रहे हैं। 12th कंप्लीट नहीं हुआ है, 12th तो अभी स्टार्ट हुआ है। उन्होंने 10th के बाद में अपनी एसीसी की जर्नी स्टार्ट करी थी और उन्होंने ऑलरेडी आपके 5 पेपर क्लियर कर दिए हैं, बीटी, एफए, एमए, लॉ और टैक्स। तो काफी सारे स्टूडेंट्स के लिए भावेश एक इंस्पिरेशन है, हमारे लिए तो स्पेसिफिकली बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर है वो। बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है भावेश की, तो हमें लगा कि ये स्टोरी आप लोगों के साथ में शेयर करनी चाहिए। भावेश की जो सक्सेस स्टोरी है, भावेश ने ऐसा क्या उनका तरीका था या ऐसे क्या उनके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स थे, अप्रोच थी, जिससे उन्होंने बहुत कम टाइम में ये अपनी एसीसी की जर्नी में और अपनी प्रोफेशनल जर्नी में इतना कुछ अचीव करा है। आज उन्हीं सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले भावेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्त। थैंक यू सर, इंट्रोडक्शन के लिए भी। दोस्त, तो भावेश सबसे पहले मैं एक बेसिक, मैंने तो थोड़ा बहुत जितना मुझे ध्यान था मैंने वो चीज तो शेयर करी, बट मैं आपके से भी चाहूंगा कि आप जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, ऑडियंस देख रहे हैं ये वीडियो, उनको बताएं अपने बारे में, अपने स्कूल के बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में और कब आपने एसीसीए स्टार्ट करने के बारे में सोचा था। तो जैसा कि सर ने कहा, मेरा नाम भविष्य अग्रवाल है और फिलहाल मैं अपनी 12th स्टार्टिंग एज में हूँ। मैंने एसीसी के बारे में 10th के एग्जाम टाइम में सीखा था। मतलब मैं उस टाइम गवर्नमेंट स्कूल में हूँ मैं, तो उस टाइम मेरे एक दोस्त ने बताया था मुझे कि हम अपन को आगे कौन सा सब्जेक्ट लेना है। तो कॉमर्स, मैथ्स वगैरह 10th के एग्जाम के टाइम बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो कॉमर्स में भी अगर मुझे कुछ करना था ना, तो मैंने सोचा ही था कि मैं जो भी करूँगा जल्दी ही करूँगा। सीए में टाइम लगता है बहुत। सीए से हम यूजली कंपेयर करते हैं, सीए में टाइम लगता है बहुत। हम कुछ भी करते हैं उसमें टाइम लगता है बहुत। एसीसी ऐसा है कि टाइम यहाँ भी लगेगा, पर आप अर्ली स्टार्ट कर सकते हो। जितना अर्ली स्टार्ट करोगे, कंपटीशन का टाइम है, कंपटीशन का जमाना है, तो आप जितना अर्ली स्टार्ट करोगे, जितना अर्ली खत्म करोगे, आपको उतना फायदा रहेगा। ठीक ये है सोच दोस्त। कर भावेश स्टार्ट किया। तो भावेश, आई एम गेसिंग करेक्टली कि आपने 10th की क्लास में, जब आप 10th पढ़ रहे थे, आप 10th बोर्ड्स के एग्जाम दे रहे थे, तब आपने ईसीसी के बारे में रिसर्च करा होगा। जैसे आपने कहा आपको एक फ्रेंड से आपको इसके बारे में पता पड़ा, एंड देन यू स्टार्टेड, आपने अपना माइंड बना लिया कि हाँ, आपको एसीसी करना है। मैं आपको एक चीज बोलता हूँ भावेश, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी लगी मुझे आपके अंदर कि आपने डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी है। इट्स नॉट अबाउट कि हम डिसीजन किस चीज का ले रहे हैं, आप कौन सा करियर फील्ड चूज करो, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप डिसीजन ले सकते हो। मैं बहुत सारे स्टूडेंट से रेगुलर बेसिस पे कांटेक्ट पे आता हूं जहां पर बच्चे, अ, आपने तो 10th में डिसाइड करा था, बच्चे 12th कर रहे होते हैं, 12th पास आउट हो चुके होते हैं, बीकॉम पास आउट हो चुके होते हैं, और वो भी डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि आगे क्या करना है, लेट अलोन एसीसी एज अ करियर ऑप्शन करना क्या है, वही डिसाइड नहीं हो पाता है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इतनी यंग एज में वो ऐसी क्या चीज थी जिसने आपको कन्विंस करा कि एसीसीए ही करना है साहब हमें? मेरे डैड थे, उनका हमेशा से कहना है कि मतलब आपको जो भी करना है आप पहले से डिसाइड करके रखो। स्टार्टिंग सोचने तो मैं 9th से ही लगा था कि मुझे क्या करना है, तो वो टाइम लगा मुझे। ऐसा नहीं है कि टाइम कम लगा, टाइम तो बहुत लगा। 2 साल लगे मुझे पूरे 9th 10th में। अगर आप अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं ना, तो एक परफेक्ट है, आप 2 3 दिन का अपने बाकी सब कामों से ब्रेक लीजिए, शांति से पूरा इंटरनेट आपके सामने खुला पड़ा है। आराम से रिसर्च कीजिए, जितनी भी चीजें आपको लगती हैं कि ये मैं कर सकता हूँ, उस हर एक चीज पे रिसर्च कीजिए। देन आप फाइनली आ सकते हैं कि आपको करना क्या है। बिल्कुल भावेश। एंड मैं एक और चीज जानना चाहूंगा कि जब, क्योंकि एज अ, जैसे आपने बताया कि आप एक गवर्नमेंट स्कूल बैकग्राउंड से हो, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, एसीसीए एक बहुत ही नीच कैटेगरी का कोर्स है, बहुत ही यूनिक कोर्स है, इंटरनेशनल कोर्स भी हम इसको जैसे मानते हैं। तो जब आपने पहली बार एसीसी के बारे में सुना, आपका क्या रिएक्शन था या क्या चीज थी जो आपको एसीसी की तरफ लेकर के आई? सर मेरे यहाँ तो जैसे कॉमर्स भी बहुत कम ही लोग लेते हैं, कॉमर्स में भी सब्जेक्ट के नाम पे लेना भी बहुत कम है, और उसके अंदर भी कुछ यूनिक तो फिर मैंने अपने आसपास और किसी से नहीं सुना था। मेरा बस वो फ्रेंड था, उसने मुझे बताया था कि कॉमर्स में क्या क्या कर सकते हैं।
उसने भी कॉमर्स तो ली पर वो सीए के लिए कर रहा है। मैंने एसीसीए देखा है तो मुझे लग रहा है कि मैंने यहाँ सही रास्ता चुना है, क्योंकि यहाँ पर मेरे डैड के हिसाब से, मेरे हिसाब से जो मैं चाहता हूँ कि ऑडिट वगैरह के साथ, तो वहाँ पर मुझे लगा कि इधर ऑडिट, एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस, वो सब्जेक्ट से हम अच्छे से अचीव कर पाएंगे जो हमें चाहिए। बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल। एक और चीज इसी में आता है कि जैसे जब आप टेंथ में आपने डिसाइड करा फाइनली कि चलो आपको एसीसीए करना है, तो फ्रेंड्स एंड फैमिली, स्पेशली फैमिली मेंबर, जैसे आपने कहा आपके फादर वगैरह, तो इन सबको आपने कैसे कन्विंस करा? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, उनके लिए भी एक नई चीज है, तो उनकी तरफ से एक प्रेशर रहता है, एक रेजिस्टेंस रहती है ज्यादातर फैमिलीज में कि नई चीज है एसीसीए। तो हाउ डू यू कन्विंस देम कि यार एसीसीए मेरे लिए सही रहेगा? तो मेरे फादर का वैसे तो हमेशा से ही था कि कुछ डिफरेंट करना है, कुछ तो अलग करना है बाकियों से। तो जब मैंने उन्हें एसीसी के बारे में बताया, तब वो भी बाकी पेरेंट्स की तरह पहली बार में नहीं माने थे। मुझे उन्हें 2-3 बार कन्विंस करना पड़ा। और मैंने उन्हें खासतौर से एसीसीए में जो हमें अपॉर्चुनिटीज वगैरह मिलती हैं, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज होती हैं एसीसीए में, उन चीज़ों के बारे में बताया। तो क्योंकि उनका भी यही था कि हमें कुछ अलग करना है, वो कॉमन आईआईटी सीए फील्ड में नहीं जाना है, कुछ यूनिक जिससे हम एक्स्ट्रा ग्रोथ ले सकें। एसीसीए के जितने एमओयू साइन है उससे हम किसी भी देश में जाके वहाँ के उनका जो लोकल सीए वगैरह है वो भी कर सकते हैं। तो जब मैंने उन्हें इस यूनिकनेस के बारे में बताया तो फाइनली वो वहाँ पर अप्रिशिएट हुए। बिल्कुल दोस्त। तो हम कहते भी हैं कि एसीसी के साथ में जो मेन उसका कह लो कि की एडवांटेज है, दैट इज द ग्लोबल रिकॉग्निशन। 180 प्लस कंट्रीज में वैलिड है, काफी सारी कंपनीज के साथ में, जैसे आपने बोला एमओयूज हैं एसीसीए के, तो आप उस कंट्री में जाके उनका जो जो भी उनका अकाउंटेंसी प्रोफेशन या ऑडिटिंग प्रोफेशन की डिग्री है, वो बहुत कम मेहनत के साथ में आप कर सकते हो। कुछ में तो आपको डायरेक्टली ही साइनिंग अथॉरिटी वगैरह मिल जाती है। एक ग्लोबल आपको पर्सपेक्टिव मिलता है, करियर अपॉर्चुनिटीज मिलती है। दैट इज द राइट ऑप्शन, राइट वे ऑफ लुकिंग एट एसीसीए। मैं एक और आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आप अभी आपके जैसे जो दूसरे भावेश, दूसरे स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं जो 11th 12th के अंदर अभी हैं और सोच रहे हैं कि एसीसीए के बारे में सुना तो है बट कंफ्यूज्ड है, आप उनको क्या कहना चाहोगे कि एसीसीए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एसीसी की अगर आप सोच रहे हो ना, आप राइट सोच रहे हो, क्योंकि एसीसी में आपको हर एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो, कॉमर्स की हर एक फील्ड में आप एसीसी के जरिए जा सकते हैं। बिल्कुल दोस्त। तो एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा दोस्त कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने 11th के साथ में पेपर स्टार्ट करना, मतलब क्लियर करना स्टार्ट करा, आपने अपनी स्टडी स्टार्ट करी, और नॉट जस्ट एक दो पेपर, आपने 5 पेपर क्लियर करे हैं अलोंग विथ योर 11th। तो कैसे आपने ये 5 पेपर क्लियर करे, बीटी, एफए, एमए, लॉ और फिर टैक्स, आपने ये कैसे मैनेज करा दोस्त? पेपर मैनेजमेंट सर देखो, एक तो डायरेक्ट रहता है कि हमारा जो सब लोग सजेस्ट करते हैं, सबसे पहले हमें बीटी से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि वो हम्म। फाउंडेशन है। और आप फर्स्ट एग्जाम जब एसीसीए का देते हो ना, तो आपको वहाँ एक प्रॉब्लम रहती है कि एसीसीए में प्रैक्टिस ज्यादा मैटर करती है। तो प्रैक्टिस के लिए भी आप पहले एक थ्योरी सब्जेक्ट उठा रहे हो जो कि नॉर्मली इजी रहता है बाकी सब्जेक्ट से, तो बढ़िया रहेगा। आप जब बीटी जैसे अभी कोई स्टार्ट कर रहा है, तो वो अपने ये जो वेकेशन अभी चल रहे हैं इसमें बीटी कंप्लीट कर सकता है। इसके बाद जो सिलेबस चालू होगा उसके स्कूल का, तो स्कूल में आप एफए दे एफए साथ में पढ़ सकते हो, क्योंकि एफए फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो स्कूल में भी पढ़ाई जाएगी आपको, तो वो काफी कॉन्सेप्ट्स ओवरलैप कर जाएंगे वहाँ पर। एफए के बाद एमए, नॉलेज लेवल का लास्ट सब्जेक्ट। एमए में थोड़ा ध्यान रखना पड़ सकता है, क्योंकि एमए थोड़ा टफ रहता है बाकियों से। उसे अच्छा टाइम दीजिए, वो आपको 11th 12th में उतना पढ़ने को नहीं मिलेगा, इसलिए आप अपनी फोकस स्टडीज यहाँ पर दीजिए। एक फिक्स टाइम रखिए कितनी देर में पढ़ना है, और आपका एक टारगेट होना चाहिए कि मैं इतने इतने टाइम में एक एग्जाम अचीव करूंगा। टारगेट में भी अगर आप टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो जब तक आपका एग्जाम में ऐसा नहीं हो जाता कि आप मिनिमम 60 to 70 मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं, 50-60 भी, तब तक आप एग्जाम बुक मत कीजिए। बिल्कुल सही बात है दोस्त। यहां से मेरे दिमाग में भी ये क्वेश्चन आएगा, अगर मैं एक स्टूडेंट हूं और मैं आपकी बात सुन रहा हूँ कि सर ये तो ना बहुत पढ़ते होंगे, तो मैं एक बार आपसे जानना चाहूंगा आपका डेली रूटीन कैसा रहता है विद स्कूल एंड विद स्टडीज? आपका डेली रूटीन कैसा है? नॉट टू मच प्रॉब्लम सर। स्कूल खत्म होने के बाद, जैसे स्कूल के अंदर आप पढ़ रहे हैं ना, तो आपका बस फोकस होना चाहिए कि आप स्कूल के टाइम में स्कूल का सिलेबस खत्म कर पा रहे हैं। तो आपको स्कूल के बाद घर में उसकी पढ़ाई से भी 1-1.5 घंटे में काम खत्म हो जाएगा। आपको फिर एसीसी के अलग से 3 से 4 घंटे आप फिक्स पढ़ सकते हैं। आपको जब पढ़ते हैं ना, तब फोकस रखना पूरा।
बिल्कुल दोस्त। और एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा दोस्त, ऑब्वियसली बात है आप स्कूल के साथ में एसीसी के पेपर भी क्लियर करे थे आपने। 5 पेपर ऑलमोस्ट 1 साल से कम टाइम में, क्योंकि आपने इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपने जून में पढ़ाई स्टार्ट करी होगी अपनी, और आपने मार्च तक आते आते 5 पेपर क्लियर करे, तो समवेयर अराउंड 9-10 मंथ्स की पढ़ाई के अंदर आपने 5 पेपर क्लियर करे हैं। ऑन एन एवरेज 2 महीने के आसपास अपन एक सब्जेक्ट के लिए पकड़ सकते हैं, जिसमें से एक टेक्स्ट था जिसका तो अटेम्प्ट बेस्ड सिस्टम होता है, तो वो आपने मार्च अटेम्प्ट में अभी लास्ट अभी क्लियर करा है, मार्च 26 अटेम्प्ट में। उससे पहले मतलब आपने दिसंबर जनवरी तक आपने अपने 4 पेपर क्लियर करे हैं, जून से दिसंबर या जनवरी के बीच में, चारों जो ऑन डिमांड पेपर्स हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, कभी ऐसा नहीं लगा कि यार बहुत ओवरवेलमिंग हो गया है सर, बहुत प्रेशर आ रहा है, या कभी अगर ऐसा लगा तो उसको उस मूवमेंट को आपने कैसे हैंडल करा? सर एमए के टाइम लगा था। एमए में मैंने एक मिस्टेक भी करी थी कि वो दिवाली का टाइम था लगभग, तो मैंने अपना एग्जाम बुक कर लिया था पहले ही, फिक्स करने से पहले ही कि मैं इतना पढ़ पाऊंगा या नहीं। तो वो एक वीक, और उस टाइम दिवाली भी थी, तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल गया था। पर मैंने सोच समझा कि यहाँ पर इम्पोर्टेंस किस चीज़ की है। मैंने दिवाली भी मनाई है, टाइम कम दिया है, वो मेरा साल थोड़ा सा दिवाली का कम रहा, पर मैंने अपनी इम्पोर्टेंस पढ़ाई की ओर ज़्यादा रखी। उस टाइम मैं कहूँगा ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है, किसी को भी। पहले आप फिक्स कर लो कि आप एग्जाम दे सकते हो या नहीं, मिनिमम 60-70 इतना स्कोर कर सकते हो नहीं, तभी एग्जाम बुक करें। मेरे से ये गलती हुई, मेरी दिवाली उस टाइम से थोड़ी बिगड़ गई, पर मैंने अपना टाइम मैनेज किया, मैंने देखा अपनी प्रायोरिटी और एग्जाम दिया। बिल्कुल दोस्त, मेन आपकी आप स्टूडेंट्स में आपको भी बोलना चाहूंगा कि जो मेन फोकस है वो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर है। अगर जैसे भावेश ने बताया कि आप स्कूल के आवर्स को सही से यूटिलाइज करो, स्कूल के बाद में आके टाइम जो अपन कहते हैं तो रेस्ट के ऊपर, या थोड़ा सा जो अपन ऐसे ही फोन चलाने में स्कूल करने में निकाल लेते हैं, वो उसकी बजाय अगर आप फटाफट से अपने स्कूल का काम कंप्लीट करो, एंड देन जो आपका इवनिंग का टाइम है वो आप अपनी अगर एसीसी की स्टडीज को दोगे तो आप आराम से मैनेज कर सकते हो। और क्योंकि जैसे कि यहाँ पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ही होती है कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कब आपको पेपर देना है। तो जैसे भावेश ने कहा कि आपको जब लग रहा है, जब आप कॉन्फिडेंट हो पेपर को लेकर के कि यार इस टाइम पीरियड तक मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, ये सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा, उसके हिसाब से आप पहले 4 पेपर जो ऑन डिमांड पेपर्स हैं अपने, उनको आप बुक करा सकते हो, तो वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी और बढ़ भी जाती है। दोस्त अब आते हैं आज जो मतलब पर्सनली एमए भी आपने पढ़ा है हमसे, टेक्स्ट भी मेरे से आपने पढ़ा है, बट जब टेक्स्ट का मैंने आपका स्कोर सुना एंड विद द बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट, मुझे पता है कि आप एक 11th, क्योंकि उस टाइम आप 11th में थे जब तक रिजल्ट आया, तब तक आपका 11th का रिजल्ट नहीं आया था। तो मुझे पर्सनली एज ए ट्यूटर ये चीज बहुत ही इंस्पिरेशन लगी कि एक स्टूडेंट जो 11th क्लास में है, टेक्निकली टैक्सेशन के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, तब तक आपने सिर्फ वर्ड सुना होगा टैक्स, मम्मी पापा से, पेरेंट्स से, फैमिली से कि टैक्स होता है, कभी देखा होगा जीएसटी वगैरह के बारे में कोई न्यूज पड़ी होगी, उसके अलावा आपको कुछ नहीं आइडिया है। और फिर भी उस केस में आपने सबसे पहले तो डिसाइड करा टैक्स लेने के लिए, और उसमें आपने 82 का स्कोर करा दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन है दोस्त आपको, ठीक है। बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं, मैं मान सकता हूँ, आपके एफर्ट्स ने पे ऑफ करा है। यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट कि आपने सबसे पहले तो एक ऐसा सब्जेक्ट चूज करा जो जनरली स्किल लेवल के डिस्क्रिप्टिव पेपर्स में फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत कम बच्चे चूज करते हैं, क्योंकि एक इमेज है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि आपने एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो जिसके बारे में आपको जनरली कोई ज्यादा आइडिया है नहीं। एफआर, ऑब्वियसली बात है, आप 11th 12th में अकाउंट्स पढ़ते हो तो एफए आप उससे लिंक होता है, उसका फिर एक्सटेंशन है एफआर, वहां लिंक हो जाएगा। एमए आपने पढ़ रखा है तो पीएम और एफएम में थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती है। बट एक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका दूर दूर से कोई बहुत ज्यादा लिंक होता नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ज्यादातर बच्चों को लगता है टेक्स्ट एक बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, आपने सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव पेपर्स के अंदर टेक्स्ट क्यों चूज करा? तो मेरा लॉ दिसंबर के थर्ड वीक तक खत्म हुआ था। तब मैंने डिसाइड नहीं किया था कि मैं मार्च अटेम्प्ट में एग्जाम दूंगा, बिकॉज एग्जाम फर्स्ट वीक में होता है, और फर्स्ट वीक के अराउंड ही मेरे 11th के पेपर थे। पर क्योंकि मैंने स्कूल में सारे दिन पूरा फोकस से पढ़ा है, इसलिए मेरा स्कूल का सिलेबस कंप्लीट था। तो मेरे अंदर आए कि हाँ, हमें एक देना चाहिए, एक पेपर कोई सा भी इजी या कुछ भी अडॉप्ट करके देना चाहिए। तो जब फर्स्ट एग्जाम की सोचने लगा, तब मैंने एफआर यूजुअली लोग चुनते हैं, क्योंकि पीएम और ऑडिट तो चुनने के लिए फर्स्ट एग्जाम के तौर पर नहीं चुनना चाहिए, थोड़ा सा डार्क हो जाता। सो फर्स्ट एग्जाम के तौर पे मैं एफआर ले रहा था। पर वहीं पर एफआर में भी वो होता है थोड़ा सा, आपका लिखने का पोर्शन आता है, और मैं अभी स्कूल में मेरे टाइपिंग वगैरह उतनी नहीं सिखाते थे। तो मैंने सोचा मैं किसी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से शुरू करूँ तो अच्छा रहेगा। और क्योंकि मेरे स्कूल गवर्नमेंट है, तो उसमें जनवरी के टाइम पे उतनी क्लासेस नहीं लगती हैं, क्योंकि वहाँ 12th के एग्जाम्स चालू हो जाते हैं, तो 11th की क्लासेस कम हो जाती हैं।
तो वहाँ मेरे पास टाइम था कि मैं किसी भले ही लेंदी सब्जेक्ट को पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को लूँ। तो वहाँ मुझे टेक्स्ट सही लगा, क्योंकि वो टेक्स्ट थोड़ा सा लेंदी होता है पर प्रैक्टिकल होता है, तो प्रैक्टिकल में आपको टाइपिंग का इशू नहीं आता। बिल्कुल दोस्त, मतलब ये मैं हर जैसे जैसे आप अपनी बातचीत चल रही है, एंड आई एम श्योर ऑडियंस भी ये चीज फील कर रही होगी कि ये जो माइंडसेट की क्लैरिटी है ना दोस्त आपके पास में, दैट इज अ गिफ्ट यार दोस्त। मतलब इस गिफ्ट को मतलब चेरिश करना, क्योंकि इतनी क्लैरिटी से जो आप बातचीत कर रहे हो ना, ये इस उम्र में, आई एम रिपीटिंग दोस्तों, जो ये वीडियो देख रहे हैं बीच में से देख रहे हैं, 17 ईयर की एज है इनकी। तो एक 17 ईयर के लड़के के हिसाब से, एक स्टूडेंट के हिसाब से जो आपकी माइंडसेट में क्लैरिटी है ना दोस्त, दैट इज कमेंडेबल यार दोस्त। मतलब ये एक इंस्पिरेशन है अपने आप में कि इतनी छोटी उम्र में आप इतनी क्लैरिटी रख सकते हो। इस चीज को जरूर मेंटेन रखना, लाइफ में बहुत आगे जाओगे मेरे दोस्त। एक और इसी पे बात करेंगे दोस्त। आपने चलो टेक्स्ट चूज करा, फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव पेपर है, आपने अपना रीजन बताया प्रैक्टिकल है, बिल्कुल सही बात है, प्रैक्टिकल है। एक्सेल भी बहुत ज्यादा इजी, मतलब कोई ज्यादा आता नहीं, कोई लिखना नहीं पड़ता है, सिर्फ आपको फॉर्मेट बनाने हैं, कंप्यूटेशंस के फॉर्मेट वगैरह बनाने हैं, कंपेरेटिवली काम आसान होता है। क्लास में अपन ऑलरेडी इतनी प्रैक्टिस कर चुके होते हैं एक्सेल पे ही कि वो चीज तो बहुत ईजिली हो जाती है। भाई टाइपिंग स्पीड स्लो भी होगी तो भी टेक्स्ट में तो मैनेजमेंट हो जाएगा। बट 82 का स्कोर दोस्त अपने आप में बहुत कमेंडेबल है, विद द बैकग्राउंड ऑल्सो कि फर्स्ट पेपर है डिस्क्रिप्टिव का, 11th क्लास के आप स्टूडेंट हो तो और भी मतलब वो कहते हैं कि नॉर्मली सुनने में लगता है 82 है, बट वो 82 विद द गिवन कॉन्टेक्स्ट बहुत ही ज्यादा जोरदार स्कोर है दोस्त मेरा। तो क्या स्ट्रैटेजी थी जिसको आपने फॉलो करा टू स्कोर 82 इन टेक्स्ट पेपर? फर्स्ट ऑफ ऑल तो माइंडसेट। हम हमेशा, जैसे बहुत से लोग होते हैं जो स्कूल में तो काफी अच्छा स्कोर कर रहे हैं, 85 90 तक स्कोर कर रहे हैं, पर जब वो प्रोफेशनल एग्जाम में आते हैं, प्रोफेशनल मतलब उस लेवल के एग्जाम देते हैं, तो उनको लगता है कि 60 70 बहुत बड़ी बात होती है, जो कि ऑब्वियसली होती भी है। तो अगर हम, वो सोचते हैं कि 60 70 बड़ी बात होती है, वहां पर वो सोचते थे कि 90 बड़ी बात होती है, तो वो बड़ा करने के लिए 60 70 पे ही रह जाते हैं। इसलिए आप, मैं हमेशा कहूंगा कि टारगेट ऊपर रखिए, टारगेट हमेशा ज्यादा रखिए। तो आपका, अगर आप टारगेट 50 के राउंड रखते हैं ना, तो फेलिंग के चांसेस आ जाते हैं। अगर आप 70 के राउंड रखते हैं तो पास होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। जितना ज्यादा आपका टारगेट है, उस टारगेट के लिए फिर उतनी मेहनत भी है, तो आपके पासिंग के चांसेस उतने ज्यादा हैं। टारगेट मैंने भी 80 प्लस का ही रखा था, तो इसलिए मेरे उतने आए। अगर मैं बिल्कुल टारगेट कम दोस्त। रखें। नहीं दोस्त, मुझे याद भी है, अपनी डाउट सेशन में भी बातचीत हुई थी, तब भी आपकी मतलब आप में एक कॉन्फिडेंस दिख रहा था कि आपने मुझे बोला भी था कि सर इतने इतने क्वेश्चन हो चुके हैं, इस पोर्शन में मैं कॉन्फिडेंट हूँ, सेक्शन सी की भी इतनी प्रैक्टिस अपनी हो चुकी है सर, ये वो। कुछ ऑब्वियसली एक आधे डाउट्स तो देखो सबके रहते ही हैं, 100% सिलेबस पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट होना ऑब्वियसली बात है, लेंदी सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट हो थोड़ा सा फर्क पड़ता है, बट जो क्लैरिटी आपके दिमाग में उस टाइम पे थी, मुझे भी कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस था कि यार ये बच्चा अच्छा स्कोर तो कर देगा, ठीक है। और मेरे को देखो, कोई भी स्टूडेंट जो पास हो रहा है वो भी एक अच्छा स्कोर है, बट 82 ऑब्वियसली एक एक्सेप्शनल स्कोर है। एंड वो फीलिंग कहीं ना कहीं मुझे भी आई थी, और जब रिजल्ट आया था तो वो फीलिंग कहीं ना कहीं अपनी कॉन्फिडेंस जो था अपना वो सही निकला कि यार तैयारी अच्छी थी। और वही बात है कि तैयारी अगर अच्छी है, जैसे आपने कहा कि स्कोर जितना आप अपने दिमाग में सेट करते हो, वो लेवल, वो जो टारगेट है वो जितना ज्यादा ऊपर का होगा, ऑब्वियसली बात है उसके लिए मेहनत जैसे आपने कहा करनी पड़ेगी, बट वो मेहनत अगर आप करते हो तो फिर आपको रिजल्ट हमेशा मिलते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्त उसके लिए, बहुत बहुत आपको। एक और चीज मैं आपको मतलब पूछना चाहूंगा आपसे कि मतलब ऑब्वियसली अगर टेक्स्ट कोई स्टूडेंट चूज करना चाह रहा है, तो क्या टेक्निक आपने फॉलो करी थी, कैसे नोट्स बनाए थे, रिवीजन का क्या तरीका था जिससे ये पेपर आप जिससे इस पेपर में आप इतने ज्यादा अच्छे स्कोर कर सके, और आपको रिलेटिवली उतनी ज्यादा तकलीफ नहीं हुई जितनी ज्यादा डिफिकल्टी बाकी बच्चों को लगती है इस पेपर में? तो टेक्स्ट में थ्योरी का पोर्शन कम होता है, पर जो होता है वो इम्पोर्टेंट है। तो आप थ्योरी के जरिए उस थ्योरी को प्रैक्टिकल सवालों में सॉल्व कर 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 अगर डॉट करें, तो आपको आसानी होगी। आप एक सवाल भी करें तो एक्सेल पे किए, और वो एक्सेल भी जो स्टडी हब का हमारा एक्सेल होता है प्रैक्टिस वाला, उस एक्सेल में कीजिए। और क्वेश्चंस आप स्टडी हब से ज़्यादा लें तो अच्छा रहेगा, और स्टडी हब 100% क्लियर करना है आपको, स्टडी हब और फिर कैपलन या फिर बीपीपी कोई भी एक एग्जाम किट उसके साथ करनी है। पीडब्ल्यू के रिसोर्सेज, डीपीपी और जो प्रैक्टिस बुक मिलती है हमें, वो तो मस्ट है। प्रैक्टिस, टेक्स्ट के सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है, तो प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे आप उतना अच्छा रहेगा। बिल्कुल दोस्त। एंड ऑब्वियसली बात है, बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हैं, बट कहीं ना कहीं आपको अब एक बार होता है ना कि अपन जब पेपर दे रहे थे उसके बाद में हाइंडसाइट में कुछ फीलिंग आती है
कि यार ये और कर लेता तो शायद ये 82 की जगह 85 होते या 90 होते। तो कोई अगर स्टूडेंट टेक्स्ट की प्रिपरेशन कर रहा है फॉर द अपकमिंग इवेंट्स, अपकमिंग अटेम्प्ट्स, और वो अगर ये वीडियो देख रहा है, तो आपकी तरफ से उस बच्चे को क्या एडवाइस रहेगी कि एक मिस्टेक जो आपने करी है बट वो ना करे? तो मैंने जो मिस्टेक करी है, एडमिनिस्ट्रेटिव चैप्टर जो शुरू में फर्स्ट चैप्टर रहता है और लास्ट में जो डेट्स वगैरह के चैप्टर रहते हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, वो पढ़ने चाहिए। मैंने उनको स्किप किया था और मतलब बेसिकली बस लेक्चर देखा था, उसके बाद रिवीजन नहीं किया। तो वो मिस्टेक थी, मेरे 2-3 क्वेश्चंस उसकी वजह से गलत हुए हैं। तो अगर आप थ्योरी को भी ध्यान दीजिए, क्योंकि फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव चैप्टर्स में से भी लगभग 6 मार्क्स तक का सिलेबस आ जाता है, और डेट्स वगैरह तो एक ना एक तो आता ही है। बिल्कुल। बिल्कुल दोस्त। अब एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ऑब्वियसली बात है, आपने अपने डे को डिवाइड कर रखा होगा प्रॉपर शेड्यूलिंग वगैरह पे, आपने जैसे आपका फोकस भी है टाइम मैनेजमेंट को लेकर के। बट आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टडी बेटर है या स्मार्ट स्टडी ज्यादा बेटर है? तो जैसे कुछ लोगों का रहता है कि हार्ड वर्क ज्यादा करते हैं, कुछ स्मार्ट वर्क ज्यादा करते हैं, पर दोनों का अगर आप मैनेज करें, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, आपको थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा, 3-4 घंटे देने पड़ेंगे अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं पास में। लेकिन एक चीज और है कि आप उन 3-4 घंटे में एफिशिएंटली काम करें, क्योंकि अगर आप 3-4 घंटे पढ़ रहे हैं, उतना एफिशिएंट नहीं है उस काम में, तो 3-4 घंटे भी किसी काम के नहीं है। वहीं अगर आपने 2 घंटे भी पूरी एफिशिएंसी से पढ़ा है, तो वो 2 घंटे भी काफी है। क्या बात है दोस्त, टाइम और बिल्कुल। एफिशिएंसी दोनों इंपॉर्टेंट। डन डन दोस्त। तो भावेश, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने ऑब्वियसली बात है 5 पेपर की तैयारी अब कर ली है, ठीक है? तो आपका एक्सपीरियंस पीडब्ल्यू के साथ में कैसा रहा? हाउ हैज आर रिसोर्सेज हेल्प यू इन स्कोरिंग, जो भी आपने इतने अच्छे स्कोर करे हैं सब्जेक्ट्स में, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस पीडब्ल्यू के साथ में कैसा रहा, वो जरा आप शेयर करना चाहें? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मैंने जो भी सब्जेक्ट पीडब्ल्यू से पढ़े हैं, आधी से ज्यादा मतलब 50-60-70% तक जो बिना प्रैक्टिस की क्लियरिटी आ सकती है, वो सब लेक्चर से आ गई। उसके बाद एक बार रिवीजन करना चाहिए आपको फोकस से, तो आपका वो सिलेबस वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा। आप जिस दिन लेक्चर लेते हैं उस दिन शाम को करें तो खत्म हो जाएगा। पीडब्ल्यू की जो डीपीपीज हैं, और वो तो आपको हर चैप्टर के बाद प्रैक्टिस करनी है। नोट्स जो आपको पीडब्ल्यू में मिलते हैं उन्हें आप गो थ्रू कीजिए हर लेक्चर के बाद, तो वो आपका बढ़िया रिवीजन होगा उससे। बिल्कुल दोस्त। दोस्त, मैं आपसे ना एक बहुत ही ऐसा ना मतलब पर्सनल सवाल भी थोड़ा पूछना चाहूंगा कि एज अ स्टूडेंट, ऑब्वियसली बात है, जब आप में एक वो जील दिखती है, आप में हमें वो एक ईगर कहते हैं ना, एक हंगर है, वो दिख रहा है। तो ऐसा क्या मोटिवेटिंग फैक्टर है इसके पीछे कि इतनी कम उम्र में इतना कुछ अचीव करने की जो आपकी इच्छा है, इतनी ज्यादा जो आपकी वो हंगर है, वो कहाँ से आती है? ऐसा क्या मोटिवेटिंग फैक्टर है दोस्त? जैसा मैंने कहा, मेरे डैड हैं पहले तो, उसके बाद मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं जो, वैसे तो यूजली हमारे इंडिया लेवल में फ्रेंड्स डेप्रिशिएट करते हैं, पर मेरे फ्रेंड्स अप्रिशिएट करते हैं। तो उन्होंने हमेशा कहा है कि आप जो भी करें, मतलब उसमें ऐसा ही करना कि बड़े लेवल पे करें। बिल्कुल दोस्त। तो मतलब मैं मान सकता हूँ कि आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम भी आपके फादर और फ्रेंड्स हैं, और मोटिवेटिंग फैक्टर में भी आपकी फैमिली और फ्रेंड्स हैं जो आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं टू अचीव, या और भी ज्यादा अचीव करने के लिए। एंड जो आप कहते हो कि जो कभी भी ऐसा जरूरी होता है कि कितना ना हमें नहीं पता होता हमारा पोटेंशियल क्या है। एंड आई कैन सी, जैसे मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मैं जो आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ, दैट इज समथिंग जो जेन्युइनली मुझे फील हो रहा है आपसे बात करके, आपकी जर्नी अभी तक देख करके। आपने जब जब आप एमए पढ़ रहे थे, जब आप टेक्स्ट पढ़ रहे थे, तो हमारी कॉन्वर्सेशन होती थी डाउट सेशंस वगैरह में। तो वो चीज फील हो रही है, और वो चीज यहाँ पे दिख रही है कि हाँ, वो एक हंगर है, एक एक मोटिवेशन है आपके अंदर, एक ईगरनेस है कुछ करने की। एंड उसको बनाए रखना दोस्त, एंड उसके पीछे जो आपके फ्रेंड्स और फैमिली का इतना अच्छा सपोर्ट है, उनको भी थैंक यू बोलते रहना, और उनको कहना इसी तरीके से पुश करते रहे, इसी तरीके से मोटिवेट करते रहे, और इसी तरीके से आप और भी ज्यादा अचीव करते रहोगे मेरे दोस्त। अच्छा, इससे थोड़ा सा एक रैपिड फायर चलते हैं दोस्त, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है मेरे पास में, फटाफट से। वन वर्ड में आपके दिमाग में जो फर्स्ट चीज आती है, जो आपको लगता है आप बोलना चाहोगे, सबसे पहले एसीसी को वन वर्ड में अगर एक्सप्लेन करना चाहो आपके हिसाब से? ग्रोथ। बेसिकली बिल्कुल। आप A6C कर रहे हो तो आपको ग्रोथ मिलती है, अपॉर्चुनिटीज मिलती है, आप जहां चाहे काम कर सकते हो, जैसे चाहे काम कर सकते हो। बिल्कुल दोस्त। आप सुबह पढ़ाई करना पसंद करते हो या रात में नाइट की स्टडीज प्रेफर करते हो? मॉर्निंग मॉर्निंग में जो 7 to 8 तक का टाइम होता है, 6 से 8 तक का, वो, और यूजली मैं नाइट में ज्यादा स्टडी करता हूँ। नाइट में फोकस रहता है आपका, क्योंकि उस टाइम ज्यादातर कोई जाग नहीं रहा होता है घर में, तो वो पूरे टाइम जो आप
लाइक 11 to 2, तो वो 2-3 घंटे आपको फोकस रहेगा पूरा। ठीक है दोस्त। नोट्स ज्यादा प्रेफर करते हो या बुक्स को? नोट्स और बुक्स दोनों इंपॉर्टेंट है। नोट्स ज्यादा अच्छे रहते हैं क्योंकि आपको अपनी खुद के हैंड रिटन नोट्स लिखते हैं ना, तो उसमें समझ में आता है कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है और वो भी किस तरीके से पढ़नी है। आपको कोई पढ़ते वक्त इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा है जो कि बुक्स में नहीं लिखा है, तो वो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। कोई ऐसी चीज है जो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और आपको आ गई है, पर उसे बार बार पढ़ के आप टाइम नहीं निकालना चाहते, तो आप उसे वहां स्किप कर सकते हो। बिल्कुल दोस्त। और एक सब्जेक्ट जो आपको अभी तक सबसे ज्यादा अच्छा लगा? अब तक जो मुझे सबसे अच्छा लगा FA है मेरा, उसमें बेस्ट स्कोर भी रहा है। अकाउंटिंग, क्योंकि 11th में भी बहुत अच्छी गई मेरी, जो पूरा जर्नी रही। दोस्त एफए का आप स्कोर शेयर करना चाहो अपना? FA मेरा 85 था। क्या बात है दोस्त। और एक सब्जेक्ट जिससे अभी तक सबसे ज्यादा डर लगा हो, या आने वाले कोई सब्जेक्ट जो दे रखे हैं उनमें से भी और जो आने वाले उसमें से भी? जो अभी तक दिए हैं उनमें MA में ही डर लगा था, क्योंकि मैंने बताया MA में काफी कम टाइम दिया मैंने, और एंड में तो लास्ट वीक बहुत मुश्किल हो गई थी। आगे मुझे लग रहा है कि ऑडिट मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, PM, क्योंकि उन दोनों का तो रहता ही है। ठीक है दोस्त। तो दोस्त आज के इस सेशन को अब हम थोड़ी देर में बस एंड करने वाले हैं। मैं कुछ आपसे जानना चाहूंगा कि जो ऑडियंस ये वीडियो देख रही है, आपके जैसे जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके जैसे स्टूडेंट्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए अगर आप कोई अपनी तरफ से कोई ऐसी टिप्स शेयर करना चाहो, 3 ऐसी टिप्स जो उनको हेल्प करेगी विद स्टार्टिंग देयर एसीसीए। तो टाइम मैनेजमेंट, आप साथ में 11th 12th स्कूल जॉब जो भी कर रहे हैं, कॉलेज वगैरह साथ में, वो किस टाइम करना है और पढ़ाई किस टाइम करनी है, उन दोनों चीजों को आपको मैनेज रखना है। दूसरी चीज, आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर चीजों में एज अ रिफ्रेशर, जो आप दो चीजें संभाल रहे हो तो उसमें आपको रिफ्रेशर चाहिए होगा, तो कोई ना कोई एक ऐसी चीज रखिए जिसमें आप खुद को रिफ्रेश कर सके, जिसमें आपको लगे कि हाँ, ये करने के बाद मैं दोबारा पढ़ने बैठ सकता हूँ। और तीसरी चीज है कि आप अपने आसपास के जो लोग हैं उनसे हमेशा नॉर्मल बात करते रहिए, अपने ACCA के कॉन्टेक्ट्स बनाइए। हमारी मैम भी कहती है नेटवर्क इज नेटवर्थ, जैसा पलक मैम कहती हैं। तो आप नेटवर्क बना सकते हैं ACCA वालों ने, जैसे PWY ACCA है, तो उसमें हमें टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह मिल जाते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप्स में जो और फ्रेंड्स वगैरह हैं, हम उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हैं। तो नेटवर्क, अपने एक्स्ट्रा करिकुलर चीजें और स्टडी का टाइम मैनेजमेंट, ये तीन इंपॉर्टेंट। बिल्कुल दोस्त। इससे अगर मैं पूछना चाहूँ, आपकी कोई ऐसी हॉबी या कोई ऐसा जो आप, जैसे आपने बोला कि आप अपने आप को फ्रेश रखने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज कर सकते हैं, तो ऐसी कोई एक हॉबी या कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपको पसंद हो? स्केटिंग और चेस पे मेरा ध्यान रहता है। मैं यूजुअली 2-2 महीने में कोई ना कोई नई स्किल सीखने की ओर जाता हूँ। लाइक मैंने पिछले साल चेस, क्यूबिंग, स्केटिंग वगैरह ये सब सीखा है। क्या बात है दोस्त, क्या बात है। तो एक और चीज अगर इसी से हम बात करें कि जैसे आपके जैसे अगर कोई और स्टूडेंट भी चाहता है कंसिस्टेंटली बैक टू बैक पेपर देना, तो ऐसी कोई ऐसी टिप जो आप उनको देना चाहोगे, कैसे आप अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके चल सकते हो? यूजुअली अगर आपका एक फिक्स टाइम है कि इतनी ही देर में पढ़ना है, तो वो आपको रहेगा कि हाँ, उतनी देर में आप सिलेबस निपटा पाए। इसके अलावा आप रिव्यू कर सकते हैं डेली, अल्टरनेटिवली या वीकली बेसिस पे आप रिव्यू कीजिए कि आपने कितनी प्रोग्रेस गेट करी है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी प्रोग्रेस कम हुई है, पिछले एक हफ्ते में आपने उतना नहीं किया जितना आपका टारगेट था, तो नेक्स्ट ईयर आपका मोटिवेशन अपने आप बढ़ जाएगा। क्या बात है दोस्त, क्या बात है। मतलब यार दोस्त, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, मुझे मतलब बार बार मैं ये चीज बोल रहा हूँ पर मुझे जेन्युइनली फील हो रही है, यू आर वे टू मैच्योर फॉर योर एज एंड इट इज अ क्वालिटी। ये वीडियो जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं या कोई रिक्रूटर भी देख रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप भावे से एक बार कांटेक्ट कीजिए। ये बंदा कुछ ना कुछ पक्का लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने वाला है। दोस्त मैं इसी से अपने कुछ लास्ट 1-2 पॉइंट्स पे आता हूँ, फिर अपन इस सेशन को भी कंप्लीट करेंगे, ओवर करेंगे। अगर एक स्टूडेंट ये सोच रहा है कि 11th के अंदर एसी से स्टार्ट करना या तो बहुत जल्दी हो जाएगा या मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, आप उनको क्या कहना चाहोगे? नो सर, इतना डिफिकल्ट नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि आप मैनेज कर लोगे, क्योंकि मैनेजेबल है, सब लोग कर पा रहे हैं। जो जॉब के साथ लोग कर सकते हैं, तो आप तो स्कूल टाइम में हो, वहां तो इतना ज्यादा जॉब जितना टाइमिंग भी नहीं होता है। आप अगर स्कूल के टाइम में स्कूल का सिलेबस निपटा पा रहे हैं फोकस से, तो आपके पास दिन में 2-3 घंटा टाइम तो होगा। और आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप टाइम देते हैं तो वहाँ आपके 2 years बचते हैं, जो कि बहुत बड़ा है टाइम।
आप 2 इयर्स में जी। अगर आप खुद को जॉब के पर्सपेक्टिव से रख के देखें तो 2 इयर्स में आप जो कमाएंगे वो भी तो आपके लिए एक तरीके से आपके टाइम इन्वेस्ट करने का फायदा हो। बिल्कुल दोस्त, टाइम को हम वेल्थ बोलते हैं और इसीलिए बोलते हैं जितना जल्दी आप स्टार्ट करते हो उसका बेनिफिट, कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको आपके लेटर ईयर्स में मिलता है जब आपकी सैलरी उस तरीके से ग्रो करती है। बिल्कुल सही बात करी दोस्त आपने। तो इससे लास्ट क्वेश्चन पे आता हूँ मैं दोस्त आज के सेशन पे। वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 3 to 5 years? क्या गोल है आपके, क्या अचीव करना चाहते हो दोस्त? तो मैंने बेसिकली ग्लोबल जो चीजें होती हैं लाइक अलग अलग कंट्रीज में घूमना, उस हिसाब से मैंने काफी खुद को देखा है कि एसीसी कर कर मैं अलग अलग कंट्रीज में जॉब कर सकता हूँ। तो मैं वहां से घूम फिर कर और इंडिया और बाहर के देशों के इकोनॉमिक बिजनेस वगैरह के बारे में नॉलेज ले सकता हूँ। तो मुझे अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करना है। उसके लिए मैं एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज, ग्लोबल में जो बाहर वर्ल्ड बिजनेस चलता है उसको जानना चाहता हूँ। क्या बात है दोस्त, क्या बात है यार। मतलब यही चीज आपको अलग बनाएगी आपके बाकी पीयर्स के साथ में, कि आप कि थॉट जो है, जो थॉट प्रोसेस है, जो आपके अंदर एक क्लैरिटी है माइंडसेट को लेकर के, दैट इज यूनिक टू यू। तो भावेश, इस क्वालिटी को हमेशा इंटैक्ट रखना एंड विश यू अ लॉट मोर सक्सेस। और इसी तरीके से आई होप कि हम बहुत जल्दी मिलेंगे और ये वीडियो बना रहे होंगे कि फास्टेस्ट टाइम पीरियड में या मिनिमम टाइम पीरियड में आपने कैसे अपनी एसीसी की जर्नी को कंप्लीट करा। एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट मेरे दोस्त, ठीक है। और उम्मीद करता हूं, ठीक है, एंड आई नो, मुझे ये फैक्ट से पता है कि यू विल अचीव समथिंग इन योर लाइफ। एंड मैं बहुत जल्दी आपसे वापस मिलना चाहूंगा। आई वुड बी वेरी ईगर टू नो कि 1 साल बाद, 2 साल बाद आपने किस तरीके से अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करी है। आप आपका जो ये विजन है एक ग्लोबल बिजनेस को, ग्लोबल मार्केट को समझ के अपना एक बिजनेस स्टार्ट करने का, आई होप कि आप ये अचीव करेंगे। एंड हम उम्मीद करते हैं कि आज से 4-5 साल बाद हम मिल रहे होंगे एक एंटरप्रेन्योर एसीसी भावेश अग्रवाल से और पूछ रहे होंगे कि भावेश साहब, आप बताइए आपने अपना ये जो बिजनेस है इतने कम टाइम में कैसे स्टार्ट करा और उसको कैसे इतने जल्दी आपने ग्लोबल स्केल पर लेके गए। तो ऑल द बेस्ट भावेश, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द सच एन वंडरफुल टाइम विद अस एंड इंस्पायरिंग अ लॉट मोर स्टूडेंट्स लाइक यू, जो आपके जैसे ही हैं और आपकी इस वीडियो को देख करके बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे। थैंक यू सर, इनविटेशन के लिए भी मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं भी चाहता हूँ कि और लोग आए 11th 12th के साथ एसीसी करें ताकि एक कंपाउंडिंग मिले, फ्रेंड्स मिले थोड़े। ठीक है, ठीक है भावेश, थैंक यू सो मच यार दोस्त। मतलब मजा आया यार आपसे बात करके, जेन्युइनली। और आई वुड होप कि अपन ऐसे ही वापस बात कर रहे होंगे एफएम का जैसे अपन कर ही रहे हैं, ठीक है। मुझे भी याद है जब मेरी फर्स्ट ऐसी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह थी, इट मेक्स मतलब बहुत डिफरेंट होता है दोस्त। और मैं तो बात कर रहा हूँ जब मैं ऑलरेडी 22-23 का था, तब मैंने पहली बार लिया है। आप तो 17 साल की उम्र में, आई कैन अंडरस्टैंड दोस्त। तो मैं इसलिए कहूँ, जेन्युइनली मुझे आपकी स्टोरी इसलिए इंस्पायरिंग रखी है, ठीक है ना, कि इस उम्र में आप इतना ज्यादा अचीव कर पा रहे हो, इतना ज्यादा आप। और आप मान के चलना, मैं जनरली बता रहा हूँ, मैं हमने बहुत सारे बच्चों के साथ में बातचीत करी है इस तरीके से। यू आर वन ऑफ दो स्टूडेंट्स जिन्होंने इतना कॉन्फिडेंटली हैंडल भी करा है। बाकी ज्यादातर स्टूडेंट्स को जब मैं बात करता हूँ तो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, बहुत स्टेज फियर होता है उनके अंदर। आप में वो चीज नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है आपके अंदर, ठीक है ना। तो इससे मतलब कह रहा हूँ कि एक एक इंस्पिरेशन लेना, खुद के लिए इंस्पिरेशन बनना कि हाँ भाई आपने कुछ अचीव करा है। ऑलवेज सेलिब्रेट स्मॉल स्मॉल माइलस्टोन्स, कि जो भी आपने अभी तक अचीव करा है उसको सेलिब्रेट करो। एंड टेक प्राइड कि हाँ मैंने कुछ अचीव करा है, आई हैव डन समथिंग, ठीक है। बट एट द सेम टाइम स्टे हम्बल, जो आपकी एक क्वालिटी है कि आप और अचीव करना चाहते हो, आप में जो ईगरनेस है आपको और अचीव करना है, उसको जरूर मेंटेन रखना है, ठीक है ना दोस्त। जी सर, जरूर। थैंक यू। डन, ओके बाबू, ओके, थैंक यू सो मच दोस्त।